हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसमें कुछ जो शब्द है वो आपको परफेक्ट टेंस वाले देखने को मिलेंगे और कुछ जो शब्द है वो कंटिन्यूस टेंस वाले देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपने वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले इसलिए घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं। तो लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर टेंस जो होता है उसमें एक वचन और बहुवचन का कोई इश्यू नहीं होता, उसमें सिर्फ आईवी और अन्य सब्जेक्ट का इश्यू होता है। यानी एक जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई और वी के लिए होती है और दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई और वी के अलावा जितने सारे वर्ब जो बचते हैं, सॉरी सब्जेक्ट जो बचते हैं उनके लिए होती है। तो जैसे आई और वी सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए सेल का प्रयोग और अन्य सभी के लिए विल का प्रयोग, ऐसा फ्यूचर टेंस में होता है। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की खासियत ये है कि जैसा कि अन्य सभी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के साथ में बीन शब्द जोड़ा जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है आईएनजी लगा करके। तो इस प्रकार से इसी में भी क्या है, जैसे आई और वी सब्जेक्ट है तो सेल हैव बीन, यानी इतनी लंबी हेल्पिंग वर्ब बनेगी इसकी, सेल हैव बीन, ओके। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और अगर आई और वी के अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट है तो सहायक क्रिया बनेगी विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। इतनी बड़ी हेल्पिंग वर्ब इसकी बन जाती है, ओके। तो इसका सिंपल जो है, सिंपल सेंटेंस मानो, चाहे आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलो चाहे इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलो, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आई और वी सब्जेक्ट है, अगर आई और वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखा है आई और वी कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ में सेल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, सेल हैव बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में टाइम लिखा जाता है। अगर कोई आई और वी के अलावा अन्य सब्जेक्ट है तो विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस में से एक और टाइम, ऐसा लिखा जाता है। अब सवाल यह है कि सिंस और फॉर किसके लिए काम में आता है। सिंस जो शब्द है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए काम आता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। निश्चित समय का मतलब जो कैलेंडर का समय होता है उसको बोलते हैं निश्चित समय। जैसे सिंस 2 o'clock आ गया, सिंस ट्यूसडे आ गया, सिंस जून आ गया, सिंस 20 अप्रैल आ गया, सिंस 2020 आ गया, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस नून, सिंस येस्टरडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस बर्थ। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि निश्चित समय है, उसके लिए उससे पहले हमें सिंस का प्रयोग करना होता है। आगे क्लियर हो गया ये? तो ये सारी चीज़ आप नोट कर सकते हो। अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं तो आप इनको सिंस, इनसे पहले सिंस लगा करके यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं। दूसरा इसमें होता है फॉर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, FOR, फोर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे फॉर 2 hours आ गया, फॉर 2 weeks आ गया, फॉर 2 months आ गया, फॉर 10 years आ गया। इस प्रकार के अगर आते हैं तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है, वी सेल हैव बीन रीडिंग, सेल हैव बीन, वी सेल हैव बीन रीडिंग। ये वी है ना इसका सब्जेक्ट, इसलिए सेल हैव बीन आया है। वी सेल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10 AM, ये इसका घड़ी का समय आ गया, इससे पहले सिंस लग गया। दूसरा, दे विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, अब 2 hours आ गया ना, पता नहीं 2 घंटे कब से है, तो ये अनिश्चित समय है, इससे पहले अपन फॉर लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लग गया, इधर आई और वी के लिए सेल हैव बीन लग गया। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो सेल नॉट हैव, यानी सेल और विल के जस्ट बाद में नोट लगता है। अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो लिखेंगे वी सेल नोट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10 AM, और इसको बनाएंगे तो दे विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, इस प्रकार से लिखेंगे। अब जैसे नेगेटिव का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, वी सेल नॉट हैव बीन रीडिंग, इसी का सेंटेंस बन गया।
सेल के बाद में नोट लग गया, इधर विल के बाद में नोट लग गया, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सेल को पहले लेके आते हैं, सेल या विल को पहले लेके आते हैं, बाकी सारा जो पार्ट है वो वहीं रहता है। जैसे सेल, आई और वी हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर्म में से एक। जैसे सेल वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10, और विल दे हैव बीन, यानी जो विल और सेल है ना वही आता है आगे। अब आगे चलते हैं। अगर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों फॉर्म बनाते हैं तो क्या होता है, सेल और विल पहले आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में नोट आता है, उसके बाद में हैव बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फॉर्म सिंस टाइम। इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे सेल वी नोट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10 AM, विल दे नोट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। इस प्रकार से अपन लिखते, बिल्कुल इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा याद रखने वाली बातें हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।